नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर को परिणाम आया और सत्ता में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सत्ताधारी दल से विपक्षी दल बन गई और बीजेपी विपक्षी दल से सत्ताधारी दल होने में कामयाब हो गई। लेकिन दोनों ही दल के सामने अब बड़ी चुनौती और बड़ा लक्ष्य मिशन 2024 यानी कि लोकसभा का चुनाव। 1952 में हुए पहले चुनाव का जिक्र कर लिया जाए या फिर 2024 की तैयारियों का जिक्र कर लिया जाए, दोनों ही दल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे केंद्र में सत्ता में वो काबिज हो और किन किन रास्तों से चल के पार्टी को बढ़त मिले और पार्टी के हौसले बुलंद हो। आज इसी परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में खास करके चर्चा करेंगे कि दोनों ही दलों की क्या प्रमुख तैयारी और किन दावों और वादों के साथ वो लोकसभा की 11 सीटें जीतने का दावा जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। मंच पर नए सीएम, नए अध्यक्ष और नए पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मुख्यालय की। हाल ही में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। जीत के बाद विष्णुदेव साय ने 2 डिप्टी सीएम यानी विजय शर्मा और अरुण साव के साथ शपथ ली। अब 9 मंत्रियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है। सरकार के गठन के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में किरण सिंहदेव के तौर पर नए अध्यक्ष भी मिल गया है। सत्ता और संगठन में टीम जैसे ही तैयार हुई तो आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सत्ता और संगठन के दिग्गजों की पहली ही बैठक में 1 महीने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब भाजपा का फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर है। नहीं, चुनौती की कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है, और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की उम्मीद कांग्रेस ने कभी नहीं की थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निराश हुई कांग्रेस अब खुद को संभालकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। देश भर के सभी कांग्रेसी दिग्गज नागपुर में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर भी मंथन किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों को जीतने का दावा भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में महारैली है। इस महारैली के आयोजन में छत्तीसगढ़ से 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो परिवर्तन का आगाज आज नागपुर अधिवेशन में महारैली में किया जाएगा। मोदी सरकार की नाकामी, अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और बढ़ती असमानता को लेकर कांग्रेस आज बदलाव का बिगुल नागपुर के इस महारैली में फूकेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह तलाश रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत से लबरेज हुई भाजपा लोकसभा में कितनी सीटें जीत पाती हैं और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से बढ़कर कितनी सीट अपने खाते में दर्ज कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि दावे जो है केवल और केवल 11 सीटों पे जीतने के हैं छत्तीसगढ़ में। मसलन ये है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों को जीतने का जो दावा है बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। राज्य गठन होने के बाद 2004 से लेकर 2019 तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में 3 चुनाव 4, 9 और 14 तीनों चुनावों में बीजेपी 10 सीट और कांग्रेस 1-1 सीट जीतते आई है। 2019 में हुए चौथे लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिहाज से कांग्रेस पहली बार 1 से बढ़ के 2 तक गई और बीजेपी 10 से नीचे खसक के 9
चुनाव तक गई है। सत्ता का परिवर्तन हुआ, 2023 में बीजेपी सत्ता में वापस आई है। अब ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ, मतलब ये कि सभी 11 की 11 सीटें बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, इस बार वो जीतेगी। और कांग्रेस बिल्कुल इतिहास को उलटने की तैयारी में है कि 139वें स्थापना दिवस पे जो संकल्प लेके कांग्रेस से निकली है, तो वो कहती है कि न केवल देश भर में बल्कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी। तैयारियां क्या है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पहले उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी, आप वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, आप युवा नेता है, पार्टी के प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 1984 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरी, 2 सीटों के साथ आई, 2 से बढ़ के 2019 के चुनाव में आप लोग 303 तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में 4 चुनाव हुए, आज तक 11 सीटें आपको नहीं मिली है। क्या इस बार 11 की 11 सीटें आप कैसे जीतेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक आपकी सरकार रही है, 2003 से लेकर 2018 तक? देखिए, एक सीट की कसक डॉक्टर अवधेश जी हमेशा रही है। कभी हम कोरबा से चुनाव हारे हैं, कभी हम दुर्ग से चुनाव हारे हैं, और इस बार हम कोरबा और बस्तर से हारे। जी, अब एक बार महासमुंद 2004 में अजीत जोगी जीते थे कांग्रेस से। जी, हालांकि वो एक सहानुभूति की लहर थी, मैं बोल सकता हूं कि अजीत जोगी जी जी तो लेकिन इस बार जो देखिए, हम जिस प्रकार से वोटों का प्रतिशत बढ़ा है और जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, ऐसे चिन्हांकित किए गए। आज मैं कार्यसमिति से आ रहा हूं डॉक्टर अवधेश जी, तो कार्यसमिति में बहुत माइक्रो लेवल पर चिंतन किया गया कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, और हमारी वोट प्रतिशत किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं बनी है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई ब्लूप्रिंट तैयार करती है, उसको ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर की दया से वो शक्ति है कि हम हर लेवल पर जो फुल प्रूफ प्लानिंग है उसको किस प्रकार से सड़क तक लाए। प्लानिंग कागज से, कागज को सड़क तक लाने के लिए प्लानिंग, रेहड़ी पटरी योजना जो लघु उद्योग उद्यमी है उनके लिए, अभी लाभार्थी सम्मेलन जो हम विधानसभा चुनाव के समय किए थे, ये सारी तमाम चीजें हमारी तैयार हो चुकी है। और अभी दीवार रंग रोगन करना, लोकसभा की तैयारी, 30 जनवरी के पहले लोकसभा का कार्यालय, कैंडिडेट कौन होगा अभी पता नहीं, लेकिन लोकसभा कार्यालय जो जिसमें लड़ा जाएगा उसको चिन्हांकित करने के लिए कहा गया है। तो आप सोच लीजिए कि जब जन आशीर्वाद मिला है विधानसभा का, तो लोकसभा में चूंकि मोदी जी का मैजिक चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। ठीक है, ऐसा ठीक है। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस का इतिहास कहता है कि बीजेपी जब पहली बार 1984 में 2 सीटें जीती थी, कांग्रेस अपने सर्वोच्च अंक 414 के साथ लोकसभा में पहुंची थी, और 2019 आते आते स्थितियां ये हो गई कि कांग्रेस 52 सीटों तक आ गई और बीजेपी 303 सीटों तक आ गई। आपका ग्राफ लगातार गिरता रहा, बीजेपी का ग्राफ लगातार उठता रहा। अगर 1998 और 99 बात कर ली जाए तो बीजेपी 182 सीटों के पे कांस्टेंट रही, वहां पे आगे पीछे नहीं हुई। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के लिहाज में अगर बात कर ली जाए सत्यप्रकाश जी, 2004 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चौथे चुनाव तक आप पिछले चुनाव में 2 सीट जीते, तब जीते जब छत्तीसगढ़ में 68 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार थी। अब तो सरकार भी चले गई, 1-1 सीट आप जीतते आए हैं। कैसे आप 11 के एक विशाल टारगेट को पूरा करेंगे? देखिए, अब देश सबसे पहले तो बोलो, अपना देश जो है लोकतांत्रिक देश है, हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इनकी 17-15 साल से हमको मिली है, ये तो चलता रहता है, एक प्रक्रिया है, मैं बोलूंगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए, हारने के बाद भी हम, ऐसा नहीं है कि हम निराश बैठे हैं, हम हताश बैठे हैं। देखिए, आपको भी मालूम होगा कि जो 4 राज्य जिसमें चुनाव हुआ, आप अगर वोट प्रतिशत बात करेंगे तो हमारा वोट पे ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी के साथ, और अगर वोटों की बात करेंगे तो 9 लाख से ज्यादा वोट हमारे ही है। तो हम वहीं खड़े हैं, मतलब कि हमने काम के अंदर भरोसा जताया है। और अब देखिए, आपने बात की 2003-4 के चुनाव की, आपको याद होगा 2003-4 का चुनाव जो बीजेपी ने लड़ा था, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा था। और मैं मानता हूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता बीजेपी में ना पहले था और शायद हो भी नहीं सकता। तो उस लिहाज से अगर देखा है तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। उसके बाद हालत 2004 में क्या थी कि हमारी यूपी की पहली सरकार बनी, उससे पहले 2003 में एक चीज और मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार मैं आंकड़े जोड़ देता हूँ। आपने 2004 का जिक्र किया, आंकड़े मेरे पास है इसलिए मैं आपको जोड़ देता हूँ। बीजेपी सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लगे 138 सीटें आई, आप लोग 145 सीट पे आए थे, केवल 7 सीटों का अंतर था।
इस बात को भी ध्यान रखना होगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वही मैं बोल रहा हूँ, विपक्षी जो दलें थी वो हमारे साथ आए। हमारे पास अगर आज की तारीख में बात की जाए तो हमारे पास जो गठबंधन 25 लोगों का है, 25 पार्टियों का, इनके पास 38 से ज्यादा राजनीतिक दल है। बिल्कुल, देखिए वो एक अलग विषय है। मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब ये हो सकता है, और मोदी जी तो मेरे को नहीं लगता, जैसे मैंने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से ऊपर है। वो आज की तारीख में भी अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता थे और आगे भी रहेंगे। तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद हमारी सरकार बनी। तो और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जैसे आपने बोला कि कैसे करिश्मा होगा, देखिए अगर हमारे विधानसभा चुनाव भले हम विपक्ष में बैठे, मगर आपको मालूम है हमारा वोट परसेंटेज मात्र 0.36% कम हुआ है। और अब 10 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां पे मात्र 1% का अंतर है। तो ये दिखता है कि हम खड़े हैं, वही है, हमारे ऊपर जनता का भरोसा है, हमने जो काम किया उसको भरोसा है। बस हमारे अंदर कुछ कमियां थी, जो कमियां रह गई होगी, जो जनता तक हम करेक्ट नहीं कर पाए, वो कमियों को हम दूर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला 2003 में अगर हम वापिस आ सकते हैं, उस समय भी यही हालात थे, तीनों प्रदेश हमारे हाथ से निकल गए थे। मगर हमने लोकसभा सीट में चुनाव जीता, हमने यूपी 1 बनाया, हमने यूपी 2 बनाया। तो ये चीजें हो सकती है, बस आपको मेहनत करनी है। हमने वही, जैसे मैं बोला, हम हारे हैं मगर निराश नहीं है, हताश नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ रहे, जो कमियां उसको दूर कर रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा, खड़े हैं, बिल्कुल मैं लौटूंगा। प्लानिंग क्या होगी इस पे आपसे सवाल मिलूंगा। एक बार मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, 1952 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, सारे चुनाव की अपनी एक कहानी है। इंदिरा जी की कहानी कह लीजिए, राजीव जी की कह लीजिए, सर्वोच्च 414 सीट जितवा दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से जब एमपी, जब अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रहा है, तो भी 29-11 का रेशियो था, हमने देखा कि किस तरह से 29-11 का रेशियो था। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी एक दल छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने में कामयाब होगी? देखिए अवधेश जी, जो आंकड़ा आप 414 का कांग्रेस का दिया है आपने, वो दौर था जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद चुनाव हुए और राजीव गांधी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर 414 सीटों पर पहुंचे थे। तो ये दौर था। आज कांग्रेस का दौर पलट गया है, बुरी तरह पलटा हुआ है। सवाल है कि लोकसभा चुनाव जो है वो 3 मुद्दों पे लड़े जाएंगे, नारा, नीति और नेतृत्व, जो विधानसभा चुनाव में भी दोनों राजनीतिक दलों ने लड़ा है। अब बीजेपी की तैयारियां क्या है? बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह उसे जीत मिली, उससे वो विधानसभा चुनाव, फिर उसके पास जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, करिश्माई चेहरा है, जादू वाला चेहरा है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे चमकने वाला चेहरा है नरेंद्र मोदी का, वो उनके साथ है। नीतियां देखिए आप, नीतियों में भी वो बहुत आगे हैं। आप देखिए कि अभी वो बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव के कार्यालय अभी जनवरी में ही, 30 जनवरी को, बिल्कुल नीतियां बड़े आगे चल रही हैं। सवाल यह है कि बीजेपी जिस मोर्चे के साथ चुनाव में उतर रही है, उससे खुद विपक्षी दलों में खलबलाहट मची हुई है। अब वो ये तय नहीं कर पा रहे कि नेता कौन होगा। क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता होंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के नेता? ये कांग्रेस को अभी साफ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए सिरदर्द नहीं है, बीजेपी के लिए महंगाई है, बीजेपी के लिए जीएसटी जैसा मुद्दा है, महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा है, इस पर बीजेपी को तैयारी करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यंग चेहरे आप कितने लाएंगे लोकसभा चुनाव में, जनता अब उनको पसंद कर रही है। बिल्कुल सही। कांग्रेस के पास अभी भी बहुत पुराने चेहरे बचे हुए हैं। यदि वो उनके दम पर चुनाव लड़ेगी, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में उसे निराशा लग सकती है। बीजेपी इस मामले में माहिर है। आपने देखा है अवधेश, पिछले चुनाव में पूरे 11 के 11 चेहरे बदल दिए नरेंद्र मोदी ने एक झटके में। रमेश बैस जैसे दिग्गज भी साइड कर दिए गए, एकदम नए लड़के चुनाव जीत करके आए। और सबसे बड़ी बात अवधेश जो है, मोदी की गारंटी अभी पूरे देश में जलवा मचा रही है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी चल गई। विधानसभा जैसे चुनाव जहां पर कि रमन सिंह का चेहरा चलना चाहिए था, या अरुण साव का चलना चाहिए था, या भूपेश बघेल का चलना चाहिए था, वहां मोदी की गारंटी चली, मोदी का चेहरा चला। केवल नाम अनिल जी, केवल नाम चल गया। तो समझिए कि लोकसभा चुनाव में उनका जादू कितना चलेगा। मैं 2 बात और क्लियर कर दूं, और कांग्रेस कितनी तैयार है। आज आपने बताया कि उस कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में मनाया गया। क्या ये अधिवेशन रायपुर में नहीं हो सकता था? क्या ये अधिवेशन हर राज्य में नहीं हो सकता था, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ा मेहनत करते, थोड़ा प्रफुल्लित होते, थोड़ा आत्मविश्वास में बढ़ते? आप सत्ता में रहे हैं, आप विपक्ष में हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, ये तो आप एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो नीतियां क्या है कांग्रेस की, ये बहुत डिपेंड करेगा, जनता को जोड़ना होगा। मैं इन्हीं सवालों के साथ दरअसल सत्यप्रकाश जी के पास में जाऊंगा कि नीति क्या होगा। जैसा मैंने जिक्र किया, राजीव जी मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली कि 30 जनवरी से पहले लोकसभा का कार्यालय खुल जाएंगे, सारे जो आपके विभाग है, बीजेपी के इंटरनल जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सबको एक्टिव कर लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सम्मेलन आप कर लेंगे, केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित जो लोग हैं, हितग्राही सम्मेलन भी आप कर लेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या 11 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, ये 11 का आंकड़ा जहां जहां हम हारे थे,
उसकी बहुत माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर उसकी बैठक चल रही है कि जो हमारी कमियां हैं कि वो जैसे लोकसभा विधानसभा में हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोट थे वो इस बार कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुए हैं। हमारा ये कंसर्न रहेगा कि वो जो विभाजन था वो ना हो और जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। तो अवधेश जी, हम केवल बातें नहीं करते, उसके लिए हमारी कार्य योजना तैयार है, हमारी रणनीति तैयार है, हमारे अचूक अस्त्र तैयार है। और जहां तक हमारे जो पत्रकार महोदय हैं बता रहे थे अनिल जी कि काफी अच्छी बात बता रहे थे कि कांग्रेस का भी एक तैयारी है, या जो महंगाई का जो मुद्दा है तो उसके लिए भी हम जन जागरण कर रहे हैं। हम ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर रहे हैं, जो समाज के विशिष्ट लोग हैं उनको हम भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर बना के उनसे बता रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, विदेश की नीति क्या है, देश काल वातावरण क्या है। उसके द्वारा हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो एक सीट की कमी हमेशा रहती है, 1 या 2 सीट की, वो चिन्हांकित कर लिए गए। वो हमारी जो कमियां थी उसके ऊपर हम विशेष फोकस दे रहे हैं। और जो आपका सवाल है कि क्या 11 की 11 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल हम इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगे और जीत का परिणाम भी काफी अच्छा रहेगा, जैसे पिछले बार हुआ था। हर लोकसभा में 1.5 लाख और 1 लाख से जीते, 3 लाख से जीते, रायपुर में, दुर्ग में जीते। उसके ठीक इसी प्रकार से इस बार भी हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और वापस हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैट्रिक बनाने जाएंगे केंद्र सरकार। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूँ। सत्यप्रकाश जी, 4-5 तैयारियों का भी जिक्र जरा कर दीजिए कि ठीक है, बयानबाजियां अलग है, फौरी तौर पे तैयारियां अलग है, ग्रास रूट पे 3-4 कुछ तो ऐसी प्लानिंग हुई होगी ना, जिसे पार्टी जो आज तक 11 सीट नहीं जीत पाई, 2 सीट से आगे बढ़ नहीं पाई, सत्ता में रह के 2 सीट जीती हो, वो कैसे 11 तक पहुंच पाएगी? कुछ तो ग्रास रूट की तैयारियां होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने अपनी कमियों से सीखा है, हमने तैयारी, हमारी जो कमियां थी हमने उसको दूर कर लिया, लेकिन इसके अलावा ग्रास रूट की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अब देखिए ग्रास रूट की बात की है, ग्रास रूट पे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। देखिए, अब लोकसभा चुनाव अगर मैं बात करूं, सिर्फ 11 सीट की बात नहीं है, ये भारत देश की बात है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव केंद्र का चुनाव होगा। बिल्कुल। तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुद्दे भी दूसरे होंगे। विधानसभा चुनाव हम सरकार में थे, मुद्दे दूसरे थे, हम अपनी योजनाएं लेके गए थे, अपने काम को लेके गए। स्वाभाविक। लोकसभा में हम अब विपक्ष में हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जनता को अपने एक विजन लेके जाएंगे कि हम अगर सरकार हमारी बनेगी तो क्या करेंगे हम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी जैसे इन्होंने बताया कि महंगाई के लिए हम एक नीति बना रहे हैं। महंगाई 100 दिन महंगाई कम करने वाले लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। बेरोजगारी दर सबसे चरम पर है आज, भारत देश के इतिहास में सबसे चरम पर बेरोजगारी दर आज है। 15 लाख की बात की जाए तो आपने किस वर्ग को छोड़ा है आपने? अगर मेरे को थोड़ा सा समय दिया, देखिए 1-2 बात और बोला। बिल्कुल बोलिए आप, पूरा समय। देखिए, 1-2 वर्ग की मैं बात कर लेता हूँ। ये बोलते मोदी जी ने इतना किया, जैसे हमारे अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि करिश्माटिक चेहरा है। अरे भाई, उन्हीं के, देखिए महिला की बात कर लिया, महिला वर्ग की बात करी, इन्हीं के विधायक को 25 साल की सजा मिलती है। उन्नाव और यूपी में जो कांड होता है वो सबने देखा। अब युवाओं की बात कर लिए, सबसे चरम पर बेरोजगारी दर है। युवा अपने रोजगार नहीं मिलने की वजह से संसद के अंदर पहुंच जाते हैं और संसद में हमला करते हैं। तो ये किस हद तक आप देश को लेके गए, ये देखने वाली बात है। और अगर मैं इकोनॉमिकली बात कर लेता हूं, इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप भारत देश की अगर आप जीडीपी के हिसाब से बात करें, प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है, बल्कि प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ गया है। आप 2,05,000 करोड़ के ऊपर के कर्जा है भारत देश के ऊपर, और IMF आपको अलग चेता रहा है। तो ये आप भारत देश को लेके कहा जा रहा है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं, मगर अंदर भारत देश खोखला होता जा रहा है। अब जैसे मैंने हर वर्ग की मैंने बात कर ली, महिला की बात कर ली, युवाओं की बात कर ली, अब इकोनॉमिक की बात कर ली। 1,901 करोड़ रुपए अलग अलग FIs ने भारत देश में से पिछले 10 साल में बाहर निकाली है, विड्रॉ कर लिया भारत देश। क्यों कर लिया भाई? 7 ऑटोमोबाइल कंपनी यहाँ से कंपनी बंद कर चुकी है, बोरी बिस्तर उठा के चली गई। भाई 10 साल में क्यों ऐसा क्या हुआ कि 7 बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से बंद कर गई? तो आप कहां भारत देश को लेकर जा रहे हैं? आप पैकेजिंग कर सकते हैं, मगर ठीक है राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। और एक महत्वपूर्ण एक बस ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक CAG ने रिपोर्ट दी है कि माइनॉरिटी स्कैम हुआ है, आपका भारतमाला स्कैम हुआ है। वो CAG की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? वो हम जनता को बताएंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर आपको मार्केटिंग जो की जा रही है, जो पैकेजिंग की जा रही है, वो दिखाया जा रहा है। अंदर क्या है उसके अंदर, वो हम विपक्ष रहते जनता तक जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं उनको। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास में आता हूं। 2014 का चुनाव आपको अच्छे से याद होगा, CAG स्कैम, CAG रिपोर्ट पे चुनाव पलट गया था। आपको भी पता है कि कितने तरह के स्कैम हुए। बाद में क्या हुआ कि मनमोहन सरकार को जो सत्ता गंवानी पड़ी, बीजेपी वहां पे लौट के आई। तैयारियों के लिहाज से मुद्दों की बात तो कह ली गई कि ये अमुक मुद्दे होंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में नोटबंदी हो जाता है, GST लागू हो जाता है, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन 2019 में बीजेपी 303 सीट लेके आ जाती है, 2 से दोबारा तक का नारा स्थापित कर लिया जाता है। तो जनता क्यों वोट कर रही है? देखिए अवधेश जी, आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल वही है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं
वो बहुत चुनावों को देखते हुए डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप देखिएगा बीजेपी के पास मुद्दा होगा पाकिस्तान में स्ट्राइक की, देशभक्ति का मुद्दा होगा, महंगाई ठीक है उनके लिए सरदर्द जरूर है, लेकिन उसके लिए भी वो कन्विंस कर लेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ी। फिर इसी तरह तो पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए वही मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव के हिसाब से बीजेपी स्ट्रेटजी करती है और आगे बढ़ती है। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, आप देखिए कि तीनों नेतृत्व बदला जा चुका है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन चरणदास महंत हैं, प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए, सचिन पायलट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नेतृत्व है। इन तीनों नेताओं की कड़ी परीक्षा होगी कि बीजेपी के पास जो 9 सीटें हैं वो आप कैसे छीनते हैं, कैसे आप 11 सीटों पर कब्जा करेंगे या कैसे अपनी सीटें और आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी के पास चुनौती यह है कि कांग्रेस के पास जो 2 सीटें, एक कोरबा है और एक बस्तर है, ये दोनों आप कैसे अपने खाते में लाते हैं। और देखिए बीजेपी के लिए इस बार जो सबसे कमजोर जिला मुझे लगता है वो जांजगीर होने वाला है। जांजगीर की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास चली गई हैं। तो चुनावों में जो वोटों का समीकरण बदला है, जिस तरह से सीटें जिलों के हिसाब से एक दूसरे पार्टी के इसमें गई हैं, वो उनको हथियाना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चैलेंज पूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जादू किस नेता का चलेगा, राहुल गांधी का चलेगा या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आगे करेगी या चरणदास महंत की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी या सचिन पायलट की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सब चीजें तय होंगी। और छत्तीसगढ़ में भी मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। ये ठीक है, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ही छत्तीसगढ़ का मतदाता अब वोट करेगा। ये दौर अब खत्म हो गया है कि आप रीजनल क्षेत्रों के आधार पर आप लोकसभा सीटें जीत जाएंगे, वो उम्मीदवारी के स्तर पर हो सकता है। तो कांग्रेस को एक मेरी बड़ी अच्छी सलाह है कि अब आप पुराने चेहरों से निजात पाइए, एकदम नए चेहरे, नए युवा लड़के खड़े कीजिए ताकि जनता आपको जिता सके। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए राजीव जी ने एक बात कही कि हमने सीटों को चिन्हांकित कर लिया जहां जहां हमारी हार होती है लोकसभा चुनाव में। एक ही ऐसा सीट है प्रदेश का कोरबा, जहां से बीजेपी 2 बार हारी, 2009 में भी हारी, डॉक्टर चरणदास महंत वहां से जीत के आए, और 2019 में भी कोरबा हारी जहां से ज्योत्सना महंत जीत के आई है। लेकिन उसके अगर दीगर बात कर लीजिए अन्य चुनाव में, तो 2004 में महासमुंद, 2014 में हमने देखा कि दुर्ग लोकसभा, और इस बार बस्तर और कोरबा मिला के। तो राजीव जी, एक ही सीट पे आप 2 बार हार चुके हैं और आप कहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट पे हम काम कर रहे हैं। और जांजगीर का जिक्र अनिल जी ने कर दिया कि जांजगीर की सारी सीटें जो है आपके पास से निकल गई है, जिसका अधिकतम प्रभाव कोरबा लोकसभा में देखने को मिलेगा। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, चुनौती है, निश्चित रूप से चुनौती है डॉक्टर साहब, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और माथे पर लेकर चलते हैं। और जिस समय रिजल्ट खुलेगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोरबा भी हम जीतेंगे, बस्तर भी हम जीतेंगे, जो महासमुंद कभी हम हारे थे वो भी जीतेंगे, दुर्ग तो लगातार जीत रहे हैं, एक बार हम हारे थे, दुर्ग भी जीतेंगे। जी हाँ, तो जो हम हार चुके हैं उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और देखिए पिछले बार तो कांग्रेस तो वोट प्रतिशत में भी बहुत आगे थी, हमसे 8%। 6 महीने बाद राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाता है और इस बार राष्ट्रीय मुद्दे की जो भनक है वो ग्राम्य अंचल तक भी पहुंच चुकी है। मैंने जैसे पहले कहा कि मोदी जी का मैजिक चल रहा है, तो वहां तक सोशल मीडिया का जमाना है, आप मीडिया बंधुओं का समय है, लोग टीवी चैनल देख रहे हैं, तो लोगों को मालूम है भारत किस द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आर्थिक रूप से ये हो गया, तो ये आर्थिक सुनामी पूरे विश्व में थी। अमेरिका में भी AIG जैसी कंपनी, जनरल मोटर जैसी कंपनी वो ध्वस्त हो गई, बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी अर्थव्यवस्था चल रही थी। भारत में भी 2-4 कंपनियां बंद हो गई है, लेकिन भारत में आप कह रहे थे फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, तो भारत में अभी बढ़ रहा है। अभी नया तथ्य ले लीजिए कि विदेशी किस प्रकार से विनियोग बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी पहले हम उनके शर्तों पर पैसे लेते थे, आज भारत अपने शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से पैसे ले रहा है। स्थितियां बदल गई, हम अपने शर्त पर रुपए से हम पेट्रोल का आयात कर रहे हैं, पहले डॉलर से आयात करना पड़ता था। चीजें बदल गई है, आप बदलिए अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी ने बदल लिया है और विश्व की ओर हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर एक एग्रेसिव कंट्री के रूप में जा रहा है। जवाब ले लेते सत्यप्रकाश जी, जवाब दे दीजिए कि भारत विश्व पटेल पे एक अग्रेसिव कंट्री की तरफ जा रहा है और मोदी जी का जो चेहरा है पूरा ब्रांड बना हुआ है भारत देश में। नाम से वो चुनाव जीत जाते, विधानसभा चुनाव में केवल नाम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 164 और 54 सीटें आ जाती है।
अवधेश जी देखिए, इन्होंने बोला कि हम मुद्रा की बात कर रहे थे, तो मैं बोला इनको नया डाटा मैं ही बताया था। IMF ने क्यों चटाया फिर, अगर इतना ही आपको मुद्रा और इतना ही आपको चटाते रहती है। चटाया क्यों आपको? हाँ। जब हमारी यूपीए सरकार थी 10 साल में नहीं नहीं, चटाया था हमको अरे IMF ने। तब तो पर ध्वस्त आपको हो गया क्यों था, हुआ? सोना अरे गिरवी हमारे रखना पड़ा था। मनमोहन सिंह जी ने ही 92-93 की बात कर लीजिए, या मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल बात कर लीजिए। मनमोहन सिंह जी ने जो अर्थव्यवस्था दी थी, वो आज की भारत के इतिहास में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था किसने दी है, किसी की नीति थी तो मनमोहन सिंह जी की थी। देखिए ये बात कर रहे मोदी जी की, अवधेश जी 2018 की मैं बात कर लेता हूँ। 2014 में कौन थे प्रधानमंत्री और 2018 में क्या हाल हुआ था तीनों राज्य में? तो वही मैं बोला, मोदी जी का चेहरा का चमकता तो उस समय में चमक जाता, उस समय बल्कि ज्यादा चमकना चाहिए था। आपको 4 साल हुआ था प्रधानमंत्री बने हुए। तो ये लोकतंत्र है, इसमें हार जीत चलती रहती है। बिल्कुल आप ये नहीं बोल सकते कि उनके चेहरे की वजह से, अगर राजीव चक्रवर्ती भैया या फिर पूरे भाजपा ये बोलते हैं कि इस समय मोदी जी का चेहरा चमक गया है, तो आप ये बोलिए ना उस समय मोदी जी का चेहरा नहीं चमका 2018 में, ये क्यों नहीं आप बोल रहे थे? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, नीति की बात है। आपने 9 साल में भारत देश को कहां लाके खड़ा किया, वो मुद्दे की बात है। जैसे मैंने बोला 2,05,000 का कर्जा बढ़ गया, तो ये ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। सत्यप्रकाश जी, राजीव जी, मुझे समाप्त करना है। अनिल जी 10 सेकंड आपको दे, 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। आप कुछ कहना चाहे, केवल 10 सेकंड। कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टैंड तो आज आया है। जयराम रमेश ने कहा है कि हमें अपने मुंह बंद रखने होंगे। बिल्कुल ठीक है, बयान आप दे देते हैं, ठीक मोदी है, को उसका फायदा मिल जाता है। 2 बातें और छोटी, ठीक है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, बिल्कुल। आप देखिएगा बीजेपी जबरदस्त तरीके से इसको बुनाएगी। ठीक है, मैं यही दरअसल मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का मुद्दा आ क्यों नहीं रहा। अनिल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि 1952 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, इतिहास कभी दोहराया नहीं है। बार बार सीटों में घटौती या बढ़ोतरी 1998 और 99 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक दल वो सपना देख रही है जो सपना आज तक 2004 से लेके 2019 तक पूरा हो नहीं पाया है। खास करके कांग्रेस के सामने वो सपना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने सर्वाधिक सीटों के साथ जब थी तब वो केवल 2 सीटों पे पहुंची थी। लोकसभा में 2 से 11 तक का सफर बेहद ही कठिन होने वाला है। तो वहीं बीजेपी 9 से 11 तक कैसे पहुंचेगी, इस बात के लिए जनता को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।